गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एयरफोर्स और नेवी के फिजिक्स पोर्शन में अपन बात कर रहे थे यूनिट्स और मेजरमेंट। इस यूनिट्स और मेजरमेंट के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, वी में समीकरणों के उपयोग। और वी में समीकरणों के उपयोग में अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे कि वी में समीकरणों की सहायता से किसी भी समीकरण की सत्यता की अपन क्या कर सकते हैं, जांच। अब आपको मैंने ये बताया कि अगर किसी भी समीकरण में जितने भी पद दिए हुए होते हैं, अगर उन सब पदों की विमाएं एक समान होती है, अगर किसी भी समीकरण में जितने भी पद होते हैं अगर उन सब पदों की विमाएं एक समान होती है तो समीकरण किस सिद्धांत की पालना करती है, वी में समांगता सिद्धांत की पालना करती है। और वी में समांगता सिद्धांत की पालना करेगी तो वो समीकरण वी में रूप से सत्य। अगर किसी समीकरण में जितने भी पद दिए हुए होते हैं और अगर उन पदों की विमाएं एक समान नहीं होती तो अपन क्या बोलेंगे कि समीकरण वे में रूप से क्या होती है, असत्य। तो अपन आज उसी पॉइंट को आगे और क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो विमा के क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो जैसे थोड़ा पेपर का लेवल हाई करते हैं तो इस टॉपिक में से अपन ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला उपयोग अपन पढ़ रहे थे, टॉपिक अपन पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, वी में समीकरणों के उपयोग। और वी में समीकरणों के उपयोग में अपन पहला उपयोग पढ़ रहे थे कि वी में समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। अब यदि किसी समीकरण में दिए गए सभी पदों की विमाएं समान होती है और अगर किसी समीकरण में जितने भी पद होते हैं उन सब पदों की विमाएं समान होती है तो वो समीकरण वी में रूप से सत्य होती है। और अगर किसी समीकरण में जितने पद दिए गए हैं उनकी विमाएं असमान होती है तो समीकरण वी में रूप से असत्य। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दूं मैं कि समीकरण f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने एक समीकरण लिखी है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और क्वेश्चन मेरा यह है कि समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए कि समीकरण वी में रूप से सत्य है या असत्य। अब इस समीकरण में अपने दो पद है। अब अगला इस क्वेश्चन में देगा f बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है और r त्रिज्या है। यह दिया गया अपन को कि r त्रिज्या है, m द्रव्यमान है, v वेग है और f क्या है, बल। तो अपन को यह देखना है कि यह समीकरण v में रूप से सत्य है या असत्य। तो इस समीकरण को अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो इस समीकरण के LHS साइड में अपन को दे रखा है f और f दे रखा है। f अपन को पता है यहां क्या है, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या दे रखा है, बल। F बल है तो बल की विमा होती है F बल और बल की विमा होती है m1 L1 t की पावर -2। तो बल की विमा होती है बेटा m1 L1 t की पावर -2। दूसरा इसमें दे रखा है RHS साइड और RHS साइड में अपन को दे रखा है m v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां मैं आपको बताऊं m तो मास है, v वेलोसिटी है और r क्या है, रेडियस। अब इसकी अगर अपन डायमेंशन लिखते हैं तो मास की डायमेंशन m1, v वेलोसिटी की डायमेंशन m0 L1 t की पावर -1 का होल स्क्वायर और r त्रिज्या दूरी होती है जिसकी डायमेंशन l और इसकी पावर कितनी, 2। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो इक्वेशन होगी m1 L1। अब जैसे ये तो m1 है, इसको सोल्व आउट करते हैं तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो m0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपॉन ये कितना, L2। ये L2 ऊपर जाएगी तो पावर किसकी होगी, माइनस, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यहां से इसकी डायमेंशन लिखता हो तो इसकी डायमेंशन आएगी बेटा m1 L0 और t की पावर -2।
इसका मैं LHS साइड की डायमेंशन है m1 L1 t की पावर -2 और RHS साइड की डायमेंशन है m1 L0 t की पावर -2। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसके दोनों पदों की विमाएं समान नहीं और दोनों पदों की विमाएं समान नहीं, इसका मैं समीकरण विमीय रूप से सत्य है कि असत्य है? तो आंसर जाएगा कि समीकरण विमीय रूप से असत्य, क्योंकि समीकरण के दिए गए पदों की विमाएं क्या नहीं है, सम। तो कोई भी समीकरण विमीय रूप से तब सत्य होती है जब उसके दिए गए सभी पदों की विमाएं क्या होती है, समान। अगर सभी पदों की विमाएं समान नहीं होती है तो समीकरण विमीय रूप से असत्य। आगे और देखना, चलो बेटा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने ये दे दिया समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस AT में v फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t समय है तो नियतांक 1 का मात्रक व विमा लिखिए। मात्रक व क्या लिखिए, विमा। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं तो तरीका मैंने कल आपको बता दिया था। इस समीकरण में 3 पद है v, u और AT। अगर ये समीकरण विमीय रूप से सत्य होगी तो यहाँ v की विमा बराबर होगी u की विमा के और u की विमा बराबर होगी किसकी विमा के, AT की विमा के। अगर इस समीकरण के जितने भी पद दिए गए उन सब पदों की विमाएं समान होगी तो समीकरण विमीय रूप से सत्य। अब अगला कह रहा है v तो वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय और विमा किसकी पूछ रहा है, a। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू AT। तो यहां से a की विमा निकालते हैं तो a इज इक्वल टू v अपॉन t। अब आपको होता है v तो वेग है, t समय, मात्रक पूछेगा तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो यहां से इसका MKS पद्धति में मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और CGS पद्धति में इसका मात्रक पूछेगा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो है किस पद्धति का, MKS, और ये वाला मात्रक है किस पद्धति का, CGS। अब यहां से अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ a नियतांक a कौन सी राशि है। तो अपन को पता चल रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, त्वरण का। अपन अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि नियतांक a कौन सी भौतिक राशि है। आंसर उसका जाएगा बेटा क्या, त्वरण। यहां से अगर अपन की इसकी विमा पूछता है तो देखो a वेग की विमा m0 L1 t की पावर -1, समय की विमा t1, ऊपर गई पावर किसकी, माइनस, तो इसकी विमा हो जाएगी m0 L1 t की पावर -2। तो इसकी विमा तो होगी बेटा m0 L1 t की पावर -2 और इसका MKS पद्धति में मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और CGS पद्धति में होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस टॉपिक पर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसको अपन को सॉल्व आउट करना और डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन g की v में विधि द्वारा सत्यता की क्या कीजिए, जांच। अब अपन सबको बताया दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सरल औलक आवर्तकाल का सूत्र है और सरल औलक आवर्तकाल का सूत्र होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन g। t आवर्तकाल, L इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल औलक की प्रभावकारी लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें अपन को दिया पता है या दिया जाएगा क्वेश्चन में t आवर्तकाल, L
इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई, और जी कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। तो जी यहां गुरुत्वीय त्वरण है, टी आवर्तकाल है, एल है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, उस सरल लोलक की कौन सी लंबाई है? प्रभावकारी लंबाई। आपको इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी, समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। तो इस समीकरण के एलएचएस साइड में अपन को दे रखा है टी, और टी आवर्तकाल है, और आवर्तकाल की विमा होती है बेटा m0 L0 t की पावर 1। आरएचएस साइड में अपन को दे रखा है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो आरएचएस साइड में दे रखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई L अपॉन जी, और रूट गया तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। तो जैसे ये रूट हटाते हैं तो पावर हो गई 1/2। अब आपको होता है 2 संख्या, और मैंने आपको बताया किसी भी संख्या, त्रिकोणमिति फलन और शुद्ध अनुपात की कोई भी मात्रक और क्या नहीं होती? विमा। इसकी विमा नहीं होगी। पाई भी संख्या 22/7, इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। L लंबाई की विमा L1, जी गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की विमा होती है m0 L1 t की पावर -2, पावर 1/2। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो देखो L1 ऊपर जाएगी, पावर किसकी होगी? माइनस, तो 1 प्लस का माइनस गया तो कितना बचेगा? 0। t की पावर -2 प्लस माइनस का है, ऊपर जाएगी तो पावर प्लस। इसको सोल्व आउट करते हैं तो आंसर आएगा देखो m0 L0 t की पावर 2, और बाहर पावर 1/2। और अपन को बताया बाहर वाली पावर होती है वो अंदर वाली पावर से गुणा, और 0 को 1/2 से गुणा किया 0, 0 को 1/2 से गुणा किया 0, 2 को 1/2 से गुणा किया t की पावर 1। तो इधर इसकी डायमेंशन m0 L0 t1, आरएचएस साइड की डायमेंशन m0 L0 t1। इट मींस एलएचएस इक्वल है किसके? आरएचएस। अतः समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है और समीकरण सत्य है। तो यह पहला उपयोग है जिसमें अपन को क्वेश्चन पूछेगा। तो इतना याद रखना है कि अगर किसी समीकरण में जितने भी पद दिए गए अगर उन सब पदों की विमाएं समान होगी तो समीकरण विमीय रूप से सत्य, और अगर सब पदों की विमाएं समान होगी तो समीकरण विमीय रूप से असत्य। यह पहला उपयोग था। तो पहला उपयोग मैंने पढ़ाया कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं बेटा। दूसरा उपयोग विमीय समीकरणों की सहायता से भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। पहला उपयोग तो मैंने बताया कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं? जांच। दूसरा उपयोग अपन पढ़ रहे हैं कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी भौतिक राशि को, इसको निकालने का तरीका यह होगा, किसी भी भौतिक राशि को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आंकिक मान का मतलब परिमाण और मात्रक के किसके रूप में लिखा जाता है? गुणनफल। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आंकिक मान को लिखा जाता है n से, और मात्रक को किससे लिखा जाता है? u।
तो पी क्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है बेटा एन इंटू यू। अब सुनना मेरी बात को, अपन सबको होता है कि किसी भी भौतिक राशि का अलग अलग मात्रक पद्धतियों में आंकिक मान भी अलग अलग होता है और मात्रक भी क्या होता है, अलग अलग। तो अलग अलग मात्रक पद्धतियों में भौतिक राशि का मात्रक भी अलग अलग होता है और आंकिक मान भी अलग अलग होता है, लेकिन मात्रक पद्धतियों का भौतिक राशि के विमीय समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखा हुआ हो चाहे किस पद्धति में सीजीएस। तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग मात्रक पद्धतियों में भौतिक राशि का मात्रक अलग अलग हो सकता है, विमा अलग अलग मात्रक अलग अलग हो सकता है, परिमाण अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब अलग अलग मात्रक पद्धतियों में विमाएं क्या होगी, सम। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैं कह रहा हूं, माना किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक m1 l1 t1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 व मात्रक m2 l2 t2 है तथा विमा abc है। ने मान लिया ही, क्योंकि विमा तो समान रहेगी। अब विमा समान क्यों रहेगी, क्योंकि विमीय समीकरण पर मात्रक पद्धतियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 मात्रक u1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक u2। तो एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 और मात्रक मैंने लिख दिया बेटा u1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 और सपोज करो मैंने मात्रक लिख दिया u2 तथा विमा आपको बता रहा हूं कितनी, abc। तो स्टार्टिंग में अपन यह पढ़ा था कि अगर एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 मात्रक u1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 व मात्रक u2 है, तो इनमें क्या संबंध होता है बेटा, n1 u1 इक्वल होता है किसके, n2 u2 के इक्वल होता है। अब आपको होता है ये तो संख्या है, संख्या की तो कोई विमा नहीं होती। अब इसकी अगर अपन विमा लिखें तो देखो मात्रक से विमा लिखते हैं तो विमा होती है mlt के पदों में व्यक्त करना। तो पहले में मात्रक लिया m1 l1 t1, विमा ली abc और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक m2 l2 और t2 और विमा समान रहेगी abc। अब विमा समान क्यों रहेगी, क्योंकि विमाओं पर मात्रक पद्धतियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहां से इस n2 की वैल्यू निकालते हैं तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो इसको सॉल्व आउट करने पर अपन लिख सकते हैं n2 n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि किसी भी विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करने का तरीका n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब ये तो मैंने फॉर्मूला ऐसे बताया आपको। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो अपन को सीधा मैथमेटिक्स तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए अपन को इस झमेले में पढ़ना ही नहीं, सीधे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए मैं बताता हूं आपको। देखो कैसे सॉल्व आउट करना है। जैसा क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा दे दूं,
1 न्यूटन को डाइन में बदलिए या 1 न्यूटन को डाइन में रूपांतरित कीजिए। अब अपन सबको पता है न्यूटन किस पद्धति का मात्रक एमकेस और डायन किस पद्धति का मात्रक सीजीएस। अब 1 न्यूटन को डायन में बदलना है तो न्यूटन एमकेएस पद्धति में मात्रक है जबकि डायन सीजीएस। और न्यूटन और डायन किस भौतिक राशि का मात्रक है? बल का। अब एमकेएस पद्धति में मान दे रखा है बदलना है किस में? सीजीएस। और अपन को दे रखा है बल का मान कितना? न्यूटन। एक न्यूटन दे रखा है और आपको इसको डायन में बदलना है। अब बल का सूत्र होता है बेटा एम इंटू ए। एम द्रव्यमान है, ए त्वरण। तो कहने का मैं 1 न्यूटन की जगह अपन लिख सकते हैं 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाला मात्रक है किस पद्धति का? एमकेएस। और आपको इसको बदलना है किस में? सीजीएस। क्योंकि यह मात्रक है एमकेएस पद्धति का और यह किसका है? सीजीएस। अब अपन को पता है सीजीएस में इस एमकेएस को चेंज करना है सीजीएस में। अब सीधा अपन को मात्रक से चेंज करना है बेटा केजी। अब केजी एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है तो सीजीएस पद्धति में ग्राम। अब मीटर एमकेएस पद्धति में मात्रक है जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर। अब अपन को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 का मतलब 10 की पावर 3। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2। और सेकंड सीजीएस पद्धति में सेकंड ही रहेगा। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ती है। 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये एमकेएस वाला मान चेंज हो गया किस पद्धति में? सीजीएस। और सीजीएस पद्धति में इसको कंबाइंड रूप से अपन लिखते हैं बेटा क्या? डाइन। इट मीन्स 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बेटा? 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो अपन को उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना, सीधा निकाल। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बेटा? 10 की पावर 5। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूं 1 जूल को किस में रूपांतरित कीजिए? आर्ग। अब जूल कार्य का मात्रक है किस पद्धति का? एमकेएस। अर्ग कार्य का मात्रक है किस पद्धति का? सीजीएस। तो कहने का मतलब अपन को जूल को चेंज करना बेटा किस में? अर्ग। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है। अब कार्य का मात्रक, बल का मात्रक तो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसी को कंबाइंड रूप से अपन कहते हैं जूल। और आपको जूल को चेंज करना बेटा किस में? आर्ग। आर्ग में चेंज करना है तो ये तो हो गया 1 जूल और आपको 1 जूल को चेंज करना है किस में? आर्ग। आर्ग में चेंज करना तो देखो केजी की जगह तो आएगा ग्राम। तो केजी की जगह ग्राम 1। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2। इसका ये होल स्क्वायर और ये सेकंड में रहेगा। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 1 गुणा 10 की पावर 3 ग्राम 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। 10 की पावर 4 10 की पावर 3 10 की पावर 7 और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का मात्रक है लेकिन किस पद्धति में? सीजीएस, जिसको कंबाइंड रूप से अपन लिखते हैं आर्ग। तो याद रखना बेटा 1 जूल में कितने आर्ग होते हैं? 10 की पावर 7। तो कई फॉर्मूले से भी करते हैं लेकिन अपन को टाइम कम रहेगा इसलिए शॉर्ट ऐसे बदलना है। ठीक है ना? सीधे अपन को बदल। जैसे और बताऊं मैं तो फॉर्मूला तो अपन को याद रखना है कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब उससे करेंगे तो लेंथ ही होगा
अपन को सीधा शॉर्ट में चलना, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वाला मान है किस पद्धति में, एम केस। और अगला अपन को पूछे कि ये मान चेंज करिए किस पद्धति में, सीधीएस। तो सीधा देगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एम केस पद्धति में मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। तो सीधीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा, सीधीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा। अब देखो सीधीएस पद्धति में इसका मान देखूं जी, ये तो ऐसा ही रहेगा 6.67 गुणा 10⁻⁻11। अब आपको होता है एन, ये न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है। अब न्यूटन का बल का मात्रक है एम केस पद्धति में, और सीधीएस पद्धति में न्यूटन की जगह क्या आना चाहिए, डाइन। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ तो न्यूटन को डाइन में चेंज कर लो। तो 1 न्यूटन में डाइन होते हैं 10⁵ मीटर जाना चाहिए सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये इसका होल स्क्वायर। केजी जाना चाहिए किस में, ग्राम, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं जी, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 10⁵ 10⁻² को बाहर वाली पावर से गुणा करेंगे 10⁻⁴। ऊपर हो गया बेटा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में बचा 10⁻³ का होल स्क्वायर हो गया 10⁻⁶ ग्राम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह देखो न्यूटन की जगह डाइन आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, केजी की जगह क्या आ गया, ग्राम। तो यह एम केस पद्धति का जो मान है वो चेंज हो गया किस पद्धति में, सीधीएस। अब इसको अपन सोल्व आउट करते हैं। देखो इसका आधार से अगर अपन इसको सोल्व आउट करते हैं, जी इज इक्वल टू 6.67 गुणा 10⁻⁻11, इसका आधार 10, इसका आधार 10, इसकी पावर 5, इसकी पावर 4। आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है, 10⁹ ये 10⁶ ऊपर गई, पावर किसकी हो गई, माइनस, और यहां बच गया बेटा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अब ये -11 और -6 आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाएगी, तो -11 और -6 होते हैं -17। अब 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8। तो जी का मान हो गया बेटा 6.67 गुणा 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये वाला मान है, ये किस पद्धति में, सीधीएस। तो आपको मैथमेटिक तरीके से इसको सॉल्व आउट करना। मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूं, देखो बेटा, अगर ऐसा दे दूं डेंसिटी ऑफ मरकरी, पारे के घनत्व का मान एम केस पद्धति में, पारे के घनत्व का मान एम केस पद्धति में 13.6 गुणा 10⁻³ केजी मीटर माइनस क्यूब है, तो सीधीएस पद्धति में, सीधीएस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। किस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए, सीधीएस। अब पारे का घनत्व दिया आपको, सीधा देखो, आपको दे रखी है डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डी का मान दिया है बेटा 13.6 गुणा 10⁻³ केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, ये मान तो एम केस पद्धति में, और बदलना है इसको किस पद्धति में, सीजीएस।
तो सीजीएस में केजी की जगह आना चाहिए ग्राम और मीटर की जगह क्या आना चाहिए। अब देखो, ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में अपन को मान दे रखा था D इक्वल टू 13.6 गुणा 10 की पावर 3 केजी अपन मीटर क्यूब, और अपन को इस मान को बदलना है किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अब एमकेएस पद्धति को अगर सीजीएस पद्धति में बदलना है, एमकेएस को बदलना है किस पद्धति में, सीजीएस, तो एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना है तो ये तो सेम रहेगा, और सीजीएस पद्धति में केजी की जगह क्या आता है, ग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, 10 की पावर 3, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, 10 की पावर 2 पावर 3, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से गुणा होगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान हो जाएगा बेटा 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो एमकेएस पद्धति में ये मान है तो सीजीएस पद्धति में होगा 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो ये अपना दूसरा उपयोग था बेटा कि विमेय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। फॉर्मूला तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बताया, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है मैथमेटिकल तरीके से अपन को सोल्व आउट करना है, क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। तो इस तरीके अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। 2-3 रिलेशन याद रखना है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक। अब देखो, अब अपन लास्ट तीसरा अपन पढ़ रहे हैं विमेय समीकरण की सहायता से विभिन्न राशियों में सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तीसरा उपयोग पढ़ा रहा हूं। पहला तो मैंने पढ़ाया कि विमेय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। दूसरा उपयोग अपन ने पढ़ा कि विमेय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं कि विमेय समीकरणों की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। तो सूत्र स्थापित कर सकते हैं। इसको करने का तरीका यह होगा, क्वेश्चन इस तरीके का देगा, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल, वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो इनमें सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए, और किस विधि के द्वारा कीजिए, विमेय। तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पे निर्भर करता है। तो अगला आपको यह कह रहा है कि इनके मध्य सूत्र स्थापित कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
आने की संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन पहला उपयोग में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अपन इसको पढ़। अपन को दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई और गुरुत्व त्वरण किस पर निर्भर करता है? जी पर। तो एक तो सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है प्रभावकारी लंबाई पर, एक निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण जी पर। अब जिन पर निर्भर करता है उनके समानुपाती कर दो। टी डिपेंड कर रहा है एक तो एल पर, एक जी पर, तो जिन पर निर्भर करता है उसके समानुपाती कर दीजिएगा। तो टी प्रोपोर्शनल एल इंटू जी। अब मान लीजिए एल की बीमा ए और जी की बीमा पी, इसकी बीमा लिखती टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए इंटू जी की पावर पी। अब कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते हैं अपन एक नियतांक लगा देते हैं, तो T इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर ए जी की पावर पी। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन को पता है इन सब की बीमा लिखिएगा। T आवर्तकाल है, ए लंबाई है और जी कौन सा त्वरण है? गुरुत्व। इसकी अगर मैं बीमा लिखूं तो आवर्तकाल की बीमा m0 l0 t की पावर 1। के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं के। एल लंबाई है l1 की पावर a, जी गुरुत्व त्वरण और गुरुत्व त्वरण की बीमा अपन को पता है m0 l1 t की पावर -2 और इसकी पावर मैंने क्या ले रखी है? p। ठीक है, अब आपको पता है बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से गुणा, तो m0 l0 t1 के l की पावर a, 0 को b से गुणा किया 0, 1 को b से गुणा किया b, -2 को b से गुणा किया -2। ठीक है, अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं m0 l0 t1 के m की पावर 0 l की पावर b l की पावर a आधार समान होने पर कहते परस्पर जुड़ जाती है, तो l की पावर हो गई a प्लस b और t की पावर -2b। यह समीकरण आ गया। अब अपन को पता है कि अगर यह समीकरण विमीय रूप से सत्य होगी तो इसके दोनों पदों की विमाएं भी क्या होगी? सम। या m की पावर 0 m की पावर 0, या l की पावर 0, या l की बीमा a प्लस b। तो यह समीकरण विमीय रूप से सत्य होगी यदि यदि यहां a प्लस b का मान भी कितना होगा? 0। यहां t की पावर 1 तो t की पावर -2b। तो यह समीकरण विमीय रूप से सत्य तब होगी m की पावर 0 m की पावर 0, या l की पावर 0 l की पावर a प्लस b, तो a प्लस b का मान भी 0। यहां t की पावर 1, यहां t की पावर -2b, तो -2b इज इक्वल टू 1। तो अगर ये समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होगी तभी यह समीकरण विमीय रूप से सत्य, अदरवाइज ये समीकरण क्या होगी? असत्य। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, -2b इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखो b इज इक्वल टू -1/2, यहां b की वैल्यू आगे -1/2। इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूं तो यहां से देखो a -1/2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। a का मान तो आ गया बेटा 1/2, b का मान आ गया -1/2। ये मान आप पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं तो t के l की पावर 1/2 c b और b की पावर -1/2। जैसे ये नीचे आएगी पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की, और इसको एक साथ लिख सकते हैं के l/g की पावर 1/2, और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा t इज इक्वल टू 2π, और जब पावर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 2π मैंने किसकी जगह वैल्यू लिखी है? k, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k √l/g। तो ये टॉपिक था अपना।
तो बीएमएस समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अपने 2 टॉपिक बच गए, सिग्निफिकेंट फिगर, और एक टॉपिक बच गया त्रुटि, एरर। तो एक में तो अपन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, एक में त्रुटि पढ़ेंगे। अब सार्थक अंक वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक, किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना, और एक नया टॉपिक अपन लेंगे गणना में सार्थक अंक, और उसके साथ अपन एक टॉपिक लेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण की कोटि। तो आप 2 लेक्चर वीडियो में ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, उसके बाद अपन वेक्टर या जो भी चैप्टर होगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो साथ साथ इसको पढ़ना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है। थैंक यू। बाकी अपन कल की क्लास में डिस्कस करें।